हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी जीडी, एसएससी जीडी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनके लिए हमारा प्रैक्टिस सेशन बैच बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ये केवल एसएससी जीडी नहीं बल्कि 10+2 तक के किसी भी कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी 10+2 तक के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। हमारा प्रयास होता है कि वहीं अबाउट 20 क्वेश्चन +1 +- 1 2 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं तो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रखने का हमारा प्रयास रहता है, और वही मतलब प्रयास यही होता है कि वो कांस्टेबल की दृष्टि से, मतलब जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन रखे जाएँ। आज भी जो सारे क्वेश्चन रखेंगे एक ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अपनी क्लासेस की बात करें तो देखिए, आपको सुबह हमेशा की तरह सुबह आपको 6 बजे आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 7 बजे हम आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसके बाद 8 बजे आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें दीपक सर पढ़ाते हैं। और उसके बाद 9 बजे हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो जयशंकर सर लेकर आते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे आपको इंग्लिश का चैप्टर वाइज मिल सकता है। जो भी कैंडिडेट अगर जैसे एसएससी में हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या बोलते ऑप्शनल होते हैं, या तो ये कीजिए, या तो अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल लगे तो इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट आते हैं हमारे, ठीक है। वहाँ से भी शाम को 7 बजे आप अपना देख सकते हैं। बाकी मैथ के चैप्टर वाइज कंटेंट 8 बजे आपको दीपक सर लेकर आते हैं, आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं। बाकी और सिलेबस और भी सब्जेक्ट जो हैं उनके भी चैप्टर वाइज कंटेंट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ऋषभ और शिखर ने खेल के मैदान से शुरुआत की और विपरीत दिशाओं में चले गए, मतलब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ऋषभ ने पूर्व की ओर 14 किमी यात्रा की, तो कॉमन सी बात है शिखर पश्चिम की तरफ जाएगा, क्योंकि पहले आपसे बोल दिया है कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर ले ताकि हमको डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन पढ़ने में हमें नहीं लगता आप लोग को थोड़ा दिक्कत होना चाहिए, इतना छोटा भी नहीं कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है इसने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऋषभ और शिखर, ठीक है, मान लेते दोनों कहाँ खड़े थे। अभी मान लीजिए इस पॉइंट पे खड़े थे, यहाँ पर खड़े थे। क्या बोल रहा है, इस ऋषभ कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर 14 किमी चल रहा है। चलिए इसने क्या किया, नीचे, अच्छा चलिए नीचे मान लेते हैं पूर्व है, ठीक है, नीचे मान लेते हैं पूर्व है। पूर्व की तरफ कितना चला, 14 किमी, ये 14 किमी आया, जबकि शिखर 15 किमी यात्रा किया। विपरीत में था, मतलब पश्चिम में गया होगा, यानी ऊपर गया होगा, ये नीचे आया तो ऊपर गया होगा, ठीक है। तो ये कितना गया, ये 15 किमी यहाँ से, ठीक, ये पॉइंट है, यहाँ से दोनों को बात कर रहा है। उसके बाद इससे क्या बोला, अच्छा ये कौन है, ये ऋषभ आया था पहले, तो इसको R लिख दीजिए, ठीक, और ये शिखर था, इसको यस लिख दीजिए। चलिए फिर ऋषभ दाएँ मुड़ता है और 16 किमी चलता है। ऋषभ कहाँ मिल रहा है, दाएँ, जिसका मुंह इस तरफ है तो उसका दाहिनी तरफ किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। ये दाहिनी तरफ मुड़ा और कितना गया, 16 किमी गया, ठीक, यानी यहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। उसके बाद इसने क्या बोला है, फिर शिखर बाएं मुड़ता है और 16 किमी चलता है। इसका मुंह देखिए इस तरफ है, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, और ये भी कितना चला, ये भी 16 किमी चला, ठीक। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दोनों एक दूसरे से कितनी, अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी और ऋषभ शिखर के संबंध में किस दिशा, उनके बीच की दूरी पूछा है, और पूछा है ऋषभ शिखर के संबंध में, मतलब शिखर कहाँ है, शिखर देखिए यहाँ है, इसके संदर्भ में ऋषभ कहाँ है, यही पूछा है। यानी इस तरफ से देखिए एक एरो लाइए, इधर यहाँ है, और ये दोनों बीच की दूरी क्या हो गई, 15 + 14, यही होगा, 15 + 14 कितना हो गया, 29, ठीक है, यानी 29 किमी। 29 किमी से दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा। तो अब डायरेक्शन भी हम देख लेते हैं क्या है, डायरेक्शन क्या, शिखर की तरफ से पूछा, तो शिखर की तरफ से ऋषभ कहाँ है, नीचे की तरफ पूरब हम मान लिए थे, तो कहाँ है, पूरब दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋषभ कहाँ है, शिखर के संबंध में पूर्व दिशा में है। बहुत ईजी क्वेश्चन था,
इसमें बहुत ज़्यादा समझ अगर थोड़ा दिक्कत है इसलिए हम ज़्यादा समझाएं, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दो कथनों के एक प्रश्न का विचार, दो कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। जैसे दो कथन दिए उसको पढ़िए और एक कथन पर विचार कीजिए। देखिए कथन कहाँ दिया हुआ है, कथन देखिए पहला ये दिया हुआ है और दूसरा यहाँ ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ये दिया हुआ, पहला ये दिया हुआ है, उसका प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। पहला कथन क्या दिया, ए और डी में से प्रत्येक, ठीक है, बी ई और एफ में से प्रत्येक से अधिक भारी है। मतलब ए डी भारी है किससे, इन तीनों से। ठीक है, किंतु इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। इनमें से मतलब इन पांचों की बात कर रहा है, पांचों में से कोई भी सबसे भारी नहीं है। कथन दूसरा देखिए क्या दिया है, ए डी से भारी है, ए डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है। ठीक, और इसका अगर डायग्राम अगर बनाएं, अगर इनको एक प्रॉपर वे में अगर इनको सेट करें तो क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, क्या है ए और डी। ठीक है, ये बड़े हैं किससे, ये बड़े हैं किससे, बी ई और एफ से। ठीक है, इनसे छोटा है कौन, ये दोनों बड़े हैं। अब डी और ए डी से अधिक भारी है, यानी इन दोनों में भारी कौन है, ए डी से अधिक भारी, यानी ए सबसे भारी है। उसके बाद कौन है, डी भारी है। उसके बाद कौन है, उसके बाद बाकी ये तीनों हैं। ठीक, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनको हटा दीजिए, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। इन तीनों में भी क्लियर नहीं है कौन सबसे छोटा कौन भारी है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, बी ई और एफ। ठीक, जैसे हो जाएगा। किंतु सी से हल्का है कौन, जब किंतु कहे, किंतु और अथवा ये क्या होता है, पहले के लिए बोलता है, जो दूसरे के लिए बोलता है, जो जिसका दूसरे के लिए बोलता है। सी से हल्का कौन है, ए। ठीक है, वैसे भी इसने क्या बोला है कि पांचों में सबसे लंबा कोई नहीं है, तो एक छठवां बचता है सी, यानी सी क्या है, सी सबसे लंबा हो जाएगा, सी सबसे। अब इसने पूछा क्या, प्रश्न बात कीजिए। देखिए दोनों जो कथन दिया था उसके हिसाब से तो बन गया हमारा। प्रश्न क्या पूछा, ए बी सी डी और ई में सबसे अधिक भारी कौन है, ए बी सी डी ई। अच्छा एफ नहीं दिया हुआ क्या, कोई बात नहीं, ए बी सी डी ई और एफ नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सबसे भारी कौन है, सबसे भारी देखिए कौन है, सी है, ये डिसाइडेड है। अगर सबसे छोटा पूछता तो क्या होता, ये क्लियर नहीं है, या तो बी या तो ई या तो एफ, या वाले में चला जाता है ये। ठीक है, इसका आधा प्रश्न आगे दिया हुआ है, सबसे अधिक भारी कौन है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक पर्याप्त है। अच्छा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन दो पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक और दो दोनों की आवश्यकता है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो केवल एक और न ही दो की आवश्यकता है। तो इसमें देखिए हमने क्या बनाया था, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये पांचों, पहले कथन से हमको क्या पता चला, ये दोनों बड़े हैं। मतलब यहाँ से सीधा पता चला ये इन पांचों में से क्या है, कोई भी सबसे बड़ा नहीं है। यहाँ से तो ये क्लियर हो गया। और छठे से क्या पता चला कि इन ए और डी अगर बड़े थे तो इनसे छोटा, इनसे बड़ा कौन है, सी है। यानी हमारा क्या होगा, दोनों कथन को एक मिलाकर ही इसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, केवल एक से नहीं हो जाएगा, क्या एक या दो, दोनों में से किसी एक से नहीं हो सकता है। यानी क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों की आवश्यकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हर प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनकर वह किस प्रकार सटीक है उसका वर्णन कीजिए। चलिए, अच्छा, एक संगठन द्वारा दान के लिए 10 करोड़ दिए जाते हैं। दो विकल्प चैरिटी ए और बी हैं, मतलब दो वैकल्पिक चैरिटी ए और बी है। दानी संस्था ए वृद्धाश्रमों के लिए और दानी संस्था बी अनाथालयों के लिए कार्य करती है। निम्नलिखित में से संगठन के लिए दानी संस्था को दान देने के लिए मजबूत आधार क्या हो सकता है। चलिए पहला देखिए, पहला ऑप्शन इसके लिए क्या बोला है, मतलब सीधा सीधा इसमें बात है, एक ट्रस्ट, एक कंपनी है, संगठन है, एक एनजीओ है। ठीक है, 10 करोड़ दान करना चाहती है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो एक या बी, दोनों में से दो ऑप्शन है उसके पास, किसी को भी दे सकती है। एक इसके लिए, एक वृद्धों के लिए है, वृद्धाश्रम के लिए, और बी अनाथों के लिए है। और बोल रहा है कि सबसे संगठन के लिए दानी संस्था को दान देने के लिए मजबूत आधार क्या हो सकता है। अच्छा, मतलब किस बेस पर वो दान करे, संस्था की ख्याति या सम्मान अधिक हो। अच्छा, कि मतलब जो जिस संस्था की ख्याति अधिक हो उसको ये बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ ये कोई बात नहीं है। ठीक, संस्था मतलब इसमें कोई
मजबूत कथन नहीं है, कोई ख्याति अधिक हो। संस्था पहले स्थापित की गई हो, मतलब जो संस्था पहले स्थापित हो उसमें दान करे, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है पहले स्थापित हो, उसके पास उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा हो, या उसके पास क्या बोलते हैं उसको, अर्थ की समस्या ना हो, पहले से ही उसके पास पर्याप्त अर्थ हो, ये भी तो हो सकता है। संस्था के पास पहले से ही अपरित देखो ये भी बात बोल दिया, तो पहले से जिसके पास राशि उसके पास उसको दान देने से क्या मतलब है, ये तो कोई भी आधार हुआ। संस्था से अधिक लोगों की सहायता हो सके, सबसे सबसे बढ़िया हमको जो ऑप्शन लग रहा है ये लग रहा है कि वो उस संस्था को दान करे जिसमें अधिक से अधिक लोगों को हेल्प मिल सके उस पैसे से। अब वृद्धाश्रम में दान करें, मान लीजिए बहुत बड़ा वृद्धाश्रम है और वहाँ 10 ही वृद्ध लोग रहते हैं, और अनाथालय है वहाँ 100 100 अनाथ बच्चे रहते हैं, तो मुझे जो लगता है सबसे बढ़िया ये वहाँ जहाँ उस संस्था को दान करे जहाँ पर अधिक से अधिक लोग को दान किया जा सके। ठीक है, तो अगर इन सबकी बात करें तो क्या कौन सबसे बढ़िया ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 4 अक्षरों को कुछ मापदंडों के आधार साथ एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सही ज्ञात कीजिए, तो सही शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, यहाँ ए है, उसके बाद सी डी है, तो जी एच आई है, उसके बाद फिर ये खाली स्थान है, यहाँ आपको भरना है। उसके बाद फिर क्या है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। चलिए देखिए क्या है, ए है, इसने क्या किया, इसके बाद आता है बी, बी को छोड़ दिया इसने, फिर क्या है सी डी को लिख दिया, फिर इन देखिए डी से क्या हुआ, जी गया, यानी कौन कौन को छोड़ रहा है, यहाँ देखिए गैप क्या इसका, ई का हो रहा है, एफ का हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है, जी एच आई हो गया। ठीक है, ये देखिए एक वर्ड था तो इसने उसके जस्ट बाद को एक को छोड़ा, 2 वर्ड था तो उसने इसके बाद को 2 वर्ड को छोड़ा, अब ये 3 वर्ड है। ठीक है, इसके बाद 3 छोड़िए, जी एच आई है, यानी क्या जे के यल छोड़ दीजिए, इसके बाद क्या आएगा, यम एन ओ पी। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 था, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, इसका 4 होगा, उसके बाद देखिए 5 दिया हुआ है। ठीक है, यानी पी तक हो गया, यानी पी यानी 16 तक हो गया, सोचा 20, यानी 20 तक छोड़ दिया, यानी टी तक छोड़ दीजिए यहाँ से। पी के बाद क्या था, क्यू से लेके टी तक का छोड़ दीजिए। टी के बाद देखिए क्या था, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, 5 का बनाना है, इसके बाद 5 बन गया। यही है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था इसमें? जो पिछला वर्ड है, 1 था तो इसके बाद 1 छोड़ा, 2 था तो इसके बाद 2 छोड़ा, 3 था तो इसके बाद 3 छोड़ेगा, 4 था तो उसके बाद 4 छोड़ा, फिर 5 उसके बाद 5 छोड़ेगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यम एन ओ पी का, यम एन ओ पी ऑप्शन नंबर चौथा। इजी था ये, बहुत इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं था ये अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देखते हैं। खेल गतिविधि के संबंध में 100 छात्रों पर किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी सामने आती है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र 3 खेल फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल में से कम एक को खेलते हैं। इसके लिए डायग्राम है, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो एकदम ऐसे आराम से डायग्राम बना लीजिए। चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम। क्या बोल रहा है, 3 गेम है, यफ मान लेते ये सी है और ये क्या है, वॉलीबॉल यानी भी है। ठीक है, यही है बस। तो क्या बोला है, भी खेलते हैं, कम से कम एक खेलता है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से देखिए 20 केवल यफ को खेलते हैं, यहाँ तक हो गया। 20 केवल क्या करते हैं, यफ को खेलते हैं, केवल यफ को खेलते हैं, इनका दूसरे गेम से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद 30 केवल सी को खेलते हैं, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। 30 केवल किसको खेलते हैं, सी को खेलते हैं, 30 हो गया। 25 केवल भी को खेलते हैं, केवल की बात कर रहा है, बाकी किसी से कॉमन नहीं रहेगा। और जबकि यहाँ तक हो गया, जबकि 5 तीनों को खेलते हैं, यानी 5 क्या है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, यानी 5 यहाँ तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा 8 यफ और भी को खेलते हैं, यफ और भी को किस तरह खेलते हैं, 8 खेलते हैं, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त 8 भी और यफ दोनों को खेलते हैं, लेकिन सी को नहीं खेलते। अच्छा सही है, अगर सी को खेलते हैं तो तब यहाँ इसको ऐड करके लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसने, फिर समझिए। यफ और भी को खेलते हैं, सॉरी यफ और भी को खेलते हैं, रुकिए गलती हो गई।
एफ और बी को कितने 8 लोग खेलते हैं, लेकिन सी को नहीं खेलते, नहीं सी से कोई संपर्क नहीं है इनका। उसके बाद केवल एफ और सी दोनों को खेलने वालों की संख्या केवल सी और भी दोनों को खेलने वालों की संख्या के बराबर होगी, यानी अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, सब क्लियर? हाँ, मुझे लगता है सारी संख्या क्लियर हो गए। अब इसने क्या बोला है, बराबर है, तो सी को खेलने वालों की संख्या क्या होगी, सी के लिए पूछ रहा है। तो पहले क्या होना चाहिए, 100 छात्र थे, तो सबका ऐड क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो देखिए क्या, पहले केवल वाला जोड़ लीजिए, केवल एफ में ये 20 है, सी में 30 है और भी में 25 है, ये हो गया। अब दोनों में सॉरी तीनों में कॉमन जो थे वो 5 है, प्लस 2 में कॉमन जो है 8 है, उसके बाद 2a है। ये होना कितना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 25 30 30 20 50 50 25 75 75 5 75 5 80 80 60 88। ठीक है, यानी कितना हो गया, 2a प्लस 88 बराबर 100। तो a बराबर 2a बराबर क्या हो जाएगा, 12, a बराबर 6, a बराबर 6 नहीं, यहाँ ये क्या है, ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। क्लियर, दोनों 6 हो गए। अब इसने पूछा था सी के लिए कि सी में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सी, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो सी को खेलते, केवल की बात करता तो 30 थे, तो इसने बोला सी को खेलते हैं। तो सी मतलब चाहे कोई भी हो, अगर सी से ज़रा सा भी संपर्क में तो उसको ले लीजिए। क्या है देखिए, 6 प्लस 6 जो 2 में कॉमन है, प्लस 3 में कॉमन है 5, प्लस केवल सी को खेलने वाले 30, कितना हो जाएगा ये, 6 6 12 5 17 17 30 47। ठीक है, यानी 47। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से। देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य यम एन ओ पी क्यू और आर है। ओ 6 ही सदस्य, इसको ध्यान देखिए। ओ आर की बहन है, ओ आर की बहन है, आर यन आर की माँ का देवर है, पी एम का पिता है, पी आर का पोता है। परिवार में 2 महिलाएं हैं, यम एवं क्यू की बेटी कौन है। अच्छा, यम एवं क्यू की बेटी कौन है, मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी होंगे, तभी तो एक साथ दिया हुआ है। स्टार्ट करें कहाँ से, ओ आर की बहन है, ओ आर की बहन। अच्छा, ओ बहन है किसकी, आर की। आर के बारे में क्लियर नहीं है। उसके बाद इसने क्या आर के बारे में कहीं दिया है या ओ के बारे में कहीं दिया, ओ आर की बहन है। अच्छा, यन आर की माँ का देवर है, यन आर की माँ, आर यानी, अच्छा इसको फिर से बना दीजिए एक साइड। ओ बहन है किसकी, आर की। ठीक है, यन आर पी का पोता है, आर के पिता मान लेते हैं यक्स होंगे, इनके पिता कौन है, आर एंड पी। ठीक, आर पी का पोता है। अच्छा, पी के बारे में क्लियर नहीं, पी यम के पिता है। अच्छा, यहाँ देखिए पी क्या है, यम के पिता है। चलिए, यानी यहाँ से क्लियर हो गया। और ये पी यम के पिता है, यानी ये यम हो सकते हैं। ठीक है, ये यम हो सकते हैं। देवर की बात किया, अच्छा यम और क्यू एक तरफ से बनाते चले, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ओ आर की बहन, यन आर की माँ का देवर है। यन क्या है, आर की माँ का देवर है। आर की माँ यानी यक्स की पत्नी, यक्स की पत्नी मान लेते हैं वाई होंगी। ठीक है, ये पुरुष होंगे। इसका देवर कौन है, यन है। तो यम यक्स की जगह क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक है, यानी यन हो गया, यानी यम की जगह तो यम हो जाएगा। यम और क्यू यानी वाई की जगह क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक, यानी यम और क्यू की। अब इसने बोला 2 महिला हैं, तो एक महिला क्यू हो गई और एक महिला ओ हो गई। ठीक है, यानी ओ और यम क्या है, पति पत्नी है। कितने मेंबर है, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, सब क्लियर। यानी ये क्या हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा। पोता बोला था तो ये वैसे भी लड़का हो जाएगा, और ये भी पुरुष ही है। अब हमसे पूछा था यम और एवं क्यू की बेटी कौन है, यम और क्यू की बेटी कौन है, ओ है। ठीक है, यम और क्यू की बेटी ओ है, अगर बेटा पूछता तो आर है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ओ। ठीक, बहुत इसमें जरूरत नहीं है समझ, मतलब बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक सब सारे कथन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी आधार पर संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जी बी एक्स डी का 19 दिया हुआ है, एल एन आर ए का पूछा है। कोडिंग देख ले इसका सीधा सीधा। जी का हो जाएगा 7 + 2 + एक्स का 24 + डी का 4।
जोड़ ले इनको, कितना हो जाएगा 7 सॉरी 24 4 28 28 2 30 30 37 यानी 37 हो गया। ठीक है 37 हो गया। और ये आया क्या 19 आया है, तो 37 में एक जोड़ दें 38 हो जाएगा। 38 का था 19, ये तो हो गया +1/2 19 आ गया। आगे हम देख लें यल एन आर ए, यल का 12 एन का 14 प्लस आर का 18 प्लस ए का 1। ठीक है कितना हो जाएगा 14 12 26 26 8 18 44 26 18 44 1 45 कितना आ गया 45। यहाँ क्या है +1 कर लीजिए बटे 2 कर लीजिए 46 यानी आधा कितना चाहिए 23 आना चाहिए था 23। ठीक है ऑप्शन में 23 है ही नहीं, तो कुछ और देखिए इसमें कोई क्या हो सकता है। ऐड करने पर जरा उसको लिए कोई दिक्कत नहीं है। आया कितना 19 आया है, इसको गुणा कर लीजिए मल्टीप्लाई 7 3 का 21 -2 कर दीजिए कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 5 चौक का 20 गुणा कर लीजिए इसमें 5 चौक का 20 -2 कर दीजिए 20 -2 कितना आ गया 18 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है अगर नहीं दिया है तो आपको कोशिश कीजिए कि जैसे किसी तरह भी मिले। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अर्चना और कल्पना को क्रमशः 23 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से 13वां और 14वां स्थान पर रखा गया है, अंतिम से क्रमशः उनका स्थान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है इसके लिए ठीक है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है उससे आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 - 10 का अर्थ अभिप्राय है 200, 8 क्या है ये गुणे दे दिया है उसका प्लस, अच्छा 8 माइनस होगा। ठीक है 8 माइनस होगा यहाँ पर, ये माइनस है। 8 - 4 का अभिप्राय है 12, इसको डिलीट कर लीजिएगा। 8 - 4 का अभिप्राय है 12। 6 × 2 का अभिप्राय है 4 और 20 + 5 का अभिप्राय है 4। ठीक है तो यहाँ देख लीजिए क्या किया है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है गुणा, और यहाँ माइनस, अच्छा यार माइनस तो किया है ये, यहाँ क्या रहेगा, तो भाग रहेगा, यहाँ ये डिवाइड रहेगा। ठीक है सॉरी ये डिवाइड रहेगा, 8/4 है। ठीक इसको लिख लीजिएगा 8/4 है। तो यानी माइनस का क्या मतलब था, माइनस का मतलब था गुणा। ठीक है विधा में 200 हो गया। अब भाग का क्या अर्थ था, भाग का 8 4 12 हो गया, नहीं भाग का क्या मतलब प्लस था। ठीक है भाग का अभिप्राय प्लस से था। अब गुणा दिया है आगे, गुणा का अर्थ क्या है 6 2 8 होना चाहिए, तो माइनस कर दिया ये, यानी माइनस का गुणा माइनस का अभिप्राय गुणे से है और भाग का प्लस से है, बस रिप्लेस किया है। अब देखिए प्लस का मतलब भाग है। ठीक भाग का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब भाग है, गुणा का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है। तो हम इसको जो भी पूछा है हम उससे क्या कर लें, उसको चिन्ह बदल के पहले आराम से पहले लिख लीजिए। क्या है 10 100 माइनस, माइनस की जगह हमको क्या करना था, गुणा करना था। क्या है 10, फिर गुणे की जगह हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक 1000, जहाँ देखिए नहीं दिया वो वहाँ भाग था, जहाँ नहीं दिया वो भाग था 1000। फिर भाग की जगह हमको क्या करना है, कहाँ गया, भाग की जगह हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक जोड़ना है कितना, फिर देखिए 1000, फिर प्लस की जगह हमको क्या करना है, भागा 100। फिर इसकी जगह गुणे की जगह क्या करना है, -10। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये क्या हो गया 1000 हो गया सीधा सीधा, माइनस 1000 सही होगा ना, फिर प्लस, इसमें भाग दे दीजिए। 1000 में 100 का भाग देंगे 10 आ जाएगा, -10, ये 10 इससे खत्म हो गया, 1000 इससे खत्म हो गया, आया कितना 0। ठीक है ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, दूसरा सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को GZYOV के रूप में लिखा जाता है, अर्थ को उसी भाषा में किस हिसाब से लिखा जाएगा। पहला क्लास है तो आपको एक चीज़ याद, 2-3 चीज़ें पहले अच्छे से ध्यान दीजिए। कोडिंग के क्वेश्चन आपको कभी भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग के क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा चीज़ें याद होनी चाहिए।
टी का 20, ए का 1, बी का 2, एल का 12, ई का, तो मुझे वहाँ नहीं याद होनी चाहिए इतनी चीज़ें, ठीक है। ये ओके हो गया। एक रिवर्स कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, जैसे ए का जेड होता है, ए को उल्टा लिख दें, मतलब ए को क्रम बदल दें, पीछे से लिख दें जहाँ जेड लिखा जाता है, ए का जेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा, इस सब से बदल जाएगा। देखिए तो ये रिवर्स कोडिंग उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको मुझवानी याद होनी चाहिए, जिनको नहीं याद है वो, अगर याद रहेगा तो देखिए यहाँ सीधा सीधा टी का जी होता है रिवर्स होता है, ए का जेड रिवर्स होता है, बी का वाई रिवर्स होता है, एल का ओ रिवर्स होता है। अगर जिसको रिवर्स नहीं याद है 27 माइनस ओरिजिनल कोडिंग, जैसे टी का 20 होता है, ठीक, तो 20 हटाएगा 7 आ जाएगा, 7 किसका होता है, जी का होता है, ठीक है। तो जी का टी हो जाएगा और टी का रिवर्स पूछे जी हो जाएगा। तो क्या कर रहा है ये रिवर्स कोडिंग लिख रहा है, ठीक है। तो रिवर्स कोडिंग लिख रहा है, तो ई का क्या होता है, ई का रिवर्स होता है भी, ठीक है। ए का जेड और आर का 18 होता है, तो सॉरी कहाँ, जी, आर का होता है आई और टी का क्या होगा, टी का होगा जी और एच का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। यानी वी जेड आई जी एस, वी जेड आई जी एस, ऑप्शन नंबर तीसरा मिल गया, वी जेड आई जी एस, ठीक। ऑप्शन नंबर तीसरा आपको मुझवानी याद होनी चाहिए, रिवर्स कोडिंग और डायरेक्ट कोडिंग आपको सीधी कोडिंग याद होनी चाहिए, हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। समझिए इसको, बहुत ईजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। ए दिया हुआ उसका खाली स्थान है, फिर आई दिया हुआ, फिर पी दिया हुआ है, यानी 1 होगा, सॉरी 1 दिया है स्पेस, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। 1 है यानी स्क्वायर है, देखिए बीच में तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर सॉरी मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यही होगा। 4 किसका होगा, 2 दूना 4, 4 किसका हो जाएगा, यानी यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा, समझ गए। यानी 1 का स्क्वायर किया यहाँ 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया हुआ है, 4 का स्क्वायर यहाँ, 5 का स्क्वायर करके वही संख्या लिख रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 किसका होता है, डी का होता है। 5 का स्क्वायर 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है। यानी क्या हो जाएगा, डी और वाई आ जाएगा। डी वाई कहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी और वाई हो जाएगा। अगर इसको देखिए तो ए से है गैप, अच्छा स्क्वायर से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर इसमें आपको कुछ भी नया लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन सेट आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी और अगर आपके पास आस-पास अगर कोई जानने वाला हो तो हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी को हेल्प मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको तय करना होगा कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क सबल है। कथन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको इधर होना चाहिए। कथन क्या दिया, क्या विभिन्न धर्मों के विषयों को अध्ययन को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आप समझिए बात को, इससे बोला है क्या सभी धर्मों के विषयों के अध्ययन को स्कूली पाठ्यक्रम के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। अब इसके तर्क के हिसाब से क्या दिया है, हाँ यह बच्चों को खुले विचारों वाला और अन्य व्यक्तियों के विश्वास के प्रति स्वीकार करने वाला बनाता है। ठीक, पहले तर्क, अच्छा दोनों तर्क पहले पढ़ ले। पहला तर्क देखिए यहाँ, दूसरा तर्क यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं, यह छात्रों को सांसारिक जीवन को त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अब पहले तर्क की बात करें, हाँ यह बच्चों को मतलब खुले विचारधारा की बात कर रहा है। तो खुले विचारधारा की बात तब होगी जब वो सब चीज़ के बारे में जानते होंगे। ठीक, अगर केवल हिंदू का है, अगर केवल हिंदू के ही ग्रंथों को पढ़ेगा तो बस हिंदू के बारे में जानेगा ना। सिख और ईसाइयों का उसको पता ही नहीं है उनके धार्मिक विचारधारा क्या है, उनके धर्म में क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो सब चीज़ जानेगा तो तब खुले विचारधारा का तब होगा, क्योंकि खुले विचारधारा का मतलब ये है कि सभी कथन पे मतलब अपना मत रख सके, तो उसके लिए सभी कथनों को जानना भी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, नहीं यह छात्रों को सांसारिक जीवन को त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। जी नहीं, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, केवल पहला इसका हमको सही लग रहा है, केवल पहला इसका सबल है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्या केवल पहला ही सबल है, तर्क पहला। उस विकल्प का चयन कीजिए शेष 3 से भिन्न है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आराम से कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। उस अच्छे समूह का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ दिया हुआ है, इतना बड़ा सा दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको।
इसकी जगह पर 3 3 का समूह दिया है, यहाँ 3 का समूह क्या आएगा यही पूछा है आपसे। वाई टी एम दिया हुआ है, एक क्यू क्यू दिया हुआ है, सी एन यू दिया हुआ है, उसके बाद का पूछा है। वाई से देखिए ए हुआ, कितना हुआ 25 से 27 हुआ, 25 26 27 2 जोड़ दिया है। फिर यहाँ देखिए यानी सॉरी 1 से 3 हुआ, यानी यहाँ भी क्या किया 2 जोड़ दिया +2। तो हम क्या कर दें यहाँ पर भी 2 जोड़ दें, 2 जोड़ता हुआ चला जाए। सी में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। 5 किसका होता है ई का होता है। पहला मिल गया, पहले अक्षर की कहानी हो गई। दूसरे की बात करें, दूसरा देखिए टी दिया हुआ है, टी क्या होता है 20, 20 से क्यू हुआ, क्यू मतलब 17 यानी -3 कर दिया। अब फिर क्यू से 14 हुआ, यानी 17 से क्या हुआ 14 हुआ, यानी यहाँ भी -3 किया। तो 14 में से अगर -3 कर दे तो हम क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है 11 सॉरी ऊपर नहीं 11 किसका होता है 11 होता है के का। ठीक है यानी क्या हो जाएगा ई और के आ गया। इसके बाद का देखें तो तीसरे अक्षर के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर यम है, यम से क्यू हुआ, यम का 13 होता है, 13 से 17 यानी कितना हुआ 4 जोड़ा है। ठीक है 17 से फिर कितना हुआ 21 हुआ, तो यहाँ क्या जोड़ा 4 जो 17 4 21। फिर 21 में हम 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 21 4 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है वाई का होता है, यानी क्या हो जाए ई के वाई। आपको इसके आगे जोड़ के खुद चेक कर लीजिए। ठीक है इसमें 3 जोड़ देंगे जी हो जाएगा, सॉरी 2 जोड़ देंगे 5 2 7 हो जाएगा। इसमें से घटा दीजिए कितना 3 घटाइए, 3 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 होता है एच का। वाई है इसमें कितना जोड़ना 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 4 29, 29 किसका होता है सी का होता है। ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन ई के वाई। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा, सही है ऑप्शन है क्या है ई के वाई। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द तो पहले पद से संबंधित है। कॉलर दिया है गर्दन, ठीक है कफ दिया हुआ है। कॉलर कहाँ होता है गर्दन पे होता है, कफ क्या होता है कफ कलाई पे जो बैंड बांधते हैं या क्या बोलते हैं इसको तो रुमाल लपेट के बांधते हैं उसको कफ बोलते हैं। ठीक है इसका क्या हो जाएगा कलाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को सही तरह से प्रतिस्थापित करेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इंक चेंज करने दीजिए, आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, इसकी जगह पूछा है 4 2 7 6 7 इनमें कोई संबंध है, 3 5 और 7 5 में कोई संबंध है। वही पूछा है कि इनमें क्या संबंध है। एक चीज़ देखिए 6 और 7 का अगर गुणा करें 6 गुणित 7 तो क्या आएगा 42, इससे 42 को ही लिखा है 42 सेपरेट करके। और 5 और 7 का देखें तो 5 गुणित 7 कर लीजिए, 5 7 35, इसी को किया सेपरेट किया 3 5 लिख दिया। तो यहाँ 54 कहाँ आएगा 9 गुणित कुछ इसमें गुणा कर दिए कितना आ जाएगा 54, 9 6 54 यानी 6 होना चाहिए यहाँ पर। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यहाँ नहीं 6, 9 6 54 आ जाएगा यानी 54, ऊपर 54 ही लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है चलिए आगे देखें, यदि w लेस देन x यानी w छोटा है x से और x छोटा है y से, तो इसको एक यहाँ बना लीजिए। w किससे छोटा है x से और x किससे छोटा है y से, y बड़ा है किससे z से, यही है। तो कौन सा निश्चित रूप से गलत है। अच्छा गलत के बारे में पूछ रहा है, तो इसने क्या बोला है पहले की बात कीजिए, z बड़ा है w से, अच्छा निश्चित रूप से पूछा है ना, जेड इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, जेड बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू से बड़ा है कौन, अच्छा इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो ये निश्चित रूप से मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोला जा सकता, ठीक है, न मना कर किया जा सकता है ना ही डायरेक्ट बोला जा सकता है। तो इस पर भी सस्पेंस रखिए, ठीक है। डब्ल्यू ग्रेटर देन जेड, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जेड, डब्ल्यू क्या है जेड से बड़ा है, तो यहाँ भी डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता, इसको भी सस्पेंस रखिए। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वाई, डब्ल्यू वाई से, अच्छा W बड़ा है किससे y से। अब यहाँ देखिए सीधे सीधे बोला है, चिन्ह बीच में बदला नहीं है, ठीक है। क्या बोला है W बड़ा है, तो W x से छोटा है। अगर बात करें W की तो W किससे छोटा है, x से छोटा है। x किससे छोटा है, y से छोटा है, यही है।
W छोटा है किससे, x से, x छोटा है किससे, y से। तो किसी सूरत में ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो डायरेक्ट किसी सूरत में नहीं हो सकता। और चौथे ऑप्शन के बाद x बड़ा है किससे, z से, x बड़ा है किससे, z से, चिन्ह बदल गए हैं, तो ये क्लियर डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता। यही कहानी इसमें भी है, ये इन तीनों में, पहले और दूसरे और चौथे में, ये जब चिन्ह बदल गए हैं तो ये डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता। अरे यार सबमिट आ दी क्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W इज ग्रेटर देन Y, ये नहीं, डायरेक्ट निश्चित रूप से ये गलत है। ये अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमागत रूप से पूरा करेगा। इसके लिए हम पहले क्या कीजिए, पहले अक्षरों का आराम से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए। खाली स्थान कितने हैं, 15 16 17 18 19 20 21। टोटल वर्ड कितने हैं, 14 प्लस 7, ठीक है, यानी 21 है। इसको कितने क्रम में लिख सकते हैं, 3 गुणित 7, यानी 7 अक्षरों का 3 या 3 अक्षरों का 7 समूह लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर तो चीज़ें अलग अलग हैं, यहाँ भी देखिए सब अलग अलग है, तो यानी 7 का हम 3 लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, 7 का 3 लिखते हैं। चलिए 7 यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 3 2 5 2 7, यानी यहाँ तक 1 हो गया। A है, खाली स्थान है, B है, C है, फिर D है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान। इसके बाद का देखिए, फिर डबल A है, फिर B है, फिर C है, फिर खाली स्थान है, ठीक है, फिर यहाँ D है, उसके बाद फिर क्या है, E है, ये क्या हो गया। तीसरा वाला देखिए क्या है, A दिया हुआ है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर यहाँ C के नीचे C दिया हुआ है, फिर यहाँ D, फिर खाली स्थान, फिर लास्ट में E दिया हुआ है। मैच करा लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्थान पर देखिए सब में क्या है, A है, हो गया। दूसरे स्थान की बात करें, देखिए यहाँ पर A है, यहाँ भी A लिख ले, और यहाँ भी तब A ही आ जाएगा। B की बात करें, तीसरे स्थान पर B है, यानी यहाँ पर B आ जाएगा। चौथे स्थान पर C है, कॉमन है सब में, कोई बात नहीं। पाँचवें स्थान पर देखिए D है, 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पर D है, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। छठवें स्थान पर भी D है, D हो गया यहाँ और यहाँ। लास्ट में क्या है, E है, ठीक हो गया। डबल A B C डबल D E, सब में यहीं आ गया, डबल A B C डबल D E। क्रम से हमने देखिए भरा क्या है, पहले में भरा A D E, पहले में क्या भरा, A D और E भरे हैं। दूसरे वाली की बात करें तो इसमें क्या भरे हैं, D, केवल D भरे हैं। और तीसरे में क्या भरे हैं, A B और D, यानी A B और D भरे हैं। कहाँ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, A D C D, किसमें है, A D C D, A D सॉरी E है, ये E है, A D E D, A D E D इसमें है, और केवल इसमें ही है, A D E B है इसमें। यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा सही हो जाएगा, A D E D, उसका A B D, A B D, ठीक। यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे पहले कितने अक्षर दिए हुए आराम से काउंट कर लीजिए। 90% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि सब सेपरेट रूप से एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट में लिखा हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बता देंगे, परेशान न होइए। आगे क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कोड भाषा में पेन को 14 91 16 लिखा जाता है, टर्म को 13 18 520 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में A B N G को क्या लिखा जाएगा। उस कोड भाषा में क्या बोल रहा है, A B N G को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या होता है, P का P A I N, यही है। इसने क्या लिखा है, पेन को इसने क्या लिखा है, हम अब ले लेते इसको। P का 16, इसका 1, ठीक है, और इसका 9 और इसका 14। अब इसने क्या लिखा है, 14 9 1 16, यानी क्या क्या 14 9 1 16, या पीछे से लिख दिया है, ठीक है, यानी इसका कोडिंग यहाँ लिख दिया है, ठीक है, क्रॉस करके लिख दिया हुआ है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा 14, इसका 9, इसका 1 और इसका P का 16, ठीक, यानी उल्टे क्रम से लिखकर उसका कोडिंग कर दिया है। टर्म का देख ले, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। टर्म का देखिए TERM, ठीक है, यानी यम का क्या हो जाएगा 13, R का 18, E का 5 और इसका 20, 13 18 520, 13 18 520। अब हमसे पूछा किसका है, ABNG का। ABNG का देख लीजिए क्या हो जाएगा,
ए बी एन और जी। जी का क्या हो जाएगा 7, एन का 14, बी का 2, ए का 1, यानी क्या हो जाएगा 7 14 21, 7 14 21। ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, 7 14 21। ठीक है, 7 14 21 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ और रीजनिंग के कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैथ में भी आपको देखने को मिल जाएगा और रीजनिंग में भी देखने को मिल जाएगा। यदि 71% भारतीय दूध पसंद करते हैं और 80% चाय पसंद करते हैं, प्रत्येक भारतीय को दूध या चाय पसंद है, प्रत्येक भारतीय को दूध या चाय पसंद है, कितने व्यक्ति को दोनों पसंद है? क्या बोला है देखिए, इसने दो कॉमन है। ठीक है, इसने बोला कि 80% ये 80% क्या है टी वाले हैं और 71% क्या है मिल्क वाले हैं। ठीक, यानी होना तो 100% ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा 9 8 17, यानी 151 हो जाएगा, 151 हो जाएगा। ठीक है, बोला कॉमन इंटरेस्ट वाले कितने, तो आपको यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े होंगे, इसमें सीधे सीधे होता है। देखिए 100 है टोटल, तो जोड़ लीजिए 80 प्लस 71, इसमें से 100 घटा दीजिए, तो ये कॉमन इंटरेस्ट वाले ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, 151 हो जाएगा, इसमें से 100 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 51, यानी क्या हो जाएगा 51 आ जाएगा। कॉमन इंटरेस्ट वाले कितने हैं 51 है। यार क्या हम कर रहे हैं, हम क्या बताएं। ठीक है, अब इसको एक अच्छा सा डायग्राम अगर इसका बनाए तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे होगा। ठीक, 51 ये हो गए। अब 71 में से 51 चला गया। ठीक है, बचा 20 ये। ठीक है, और ये कितना था, ये 80 था, 80 में से 51 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा क्या, 29 हो जाएगा। तो ये हो गया, यही पूछ रहा था। तो अगर केवल टी वाली बात करें तो ये हो गया और मिल्क वाली बात करें तो ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कितने सोफे कुर्सी और मेज दोनों हैं? एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, इससे पूछ रहा है कितने सोफे हैं ऐसे जो कुर्सी और मेज दोनों हैं। तो मतलब ये है कि तीनों में कॉमन क्या है, कितने सोफे हैं, मतलब ऐसा कुछ हो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो और इसमें तीनों में हो। तो तीनों में देखिए क्या है 19 वाला है। ठीक है, 19 क्या है, तीनों में कॉमन है। तो कितने सोफे कुर्सी हैं, 19 वाला जो संख्या यही बता रहा है क्या, कि वो सोफे कुर्सी और मेज दोनों है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।